5 6 7 इस तरह से रो को नंबरिंग देते हैं, और इसी तरह से हम कॉलम को भी उनकी अल्फाबेट के थ्री से याद करते हैं। ए बी, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी टू जेड, फिर जेड के बाद फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, और इस तरह से ऑनवर्ड ये चलता चला जाता है। अभी जो मैंने बातें की हैं इसमें से कोई बात अगर समझ नहीं आई समरीन को, मदिया को, तो मुझे बताएं। सर इसमें तो समझ आ गई है, आपने बताया कि वर्ड में हमें पेज मिलता है, एक्सेल में हम रोज और कॉलम्स होता है, और रोज में हम नंबर 1 2 3 शो करते हैं, और कॉलम्स में ABC शो करते हैं। डिड यू नोटिस? जी सर। जवाब? जी सर सुन रहा हूँ। सर आवाज आ रही है ना मेरी? आपने नोट किया जहां से अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है? सर वो असल में मेरे पास नेट का मसला था, मेरा वो कट गई थी कॉल, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है सर। अच्छा, अभी आप मदिया, अब समरीन आप बताएं आपको क्या समझ है एक्सेल के बारे में? जहां से सुनिएगा, ये आपको एक्सेल समझा सर। सर आपने बताया है वर्ड के बारे में, वर्ड में हमें ना एक पेज होता है, जबकि एक्सेल में हमारे पास रोज और कॉलम होते हैं। रोज जिनको हम सेल्स में डिवाइड करते हैं, और कॉलम जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। रोज को हम नंबरिंग से 1 2 3 से शो करते हैं, जबकि कॉलम को हम ABC से शो करते हैं। जी जहां से देखा, समझ आ रही है इनको? जी सर आ रही है सर। और ये कैसे समझ आई है? सर इसमें जिस तरह से ये बता रहे हैं कि वर्ड में हमारे पास एक पेज होता है और यहाँ पे हमारे पास रॉज और कॉलम्स होते हैं, तो हम उन कॉलम्स को डिवाइड करते हैं ना, तो हमारे पास ये सारी चीजें फिर इसके बाद हम सर इस बॉक्सेस में, मैं थोड़ा सा इस पे मजीद आपको बताऊंगा सर। इसमें अब वो जब मजीद हम बात सारी सुने, चीजें जो चीज आप मजीद इनको बताएंगे, आप एक ही बार बताएंगे, मैं आपकी ऑडियंस से पूछूंगा उनको समझ आई कि नहीं आई, फिर मैं भी उनको एक्सप्लेन करूंगा। चले मैं ठीक हो चाहता गया हूँ कि आप इस चीज को, टीचिंग की भी थोड़ी थोड़ी समझ आप लोगों को आना शुरू हो जाए, कि जब आपके पास ऑडियंस मौजूद होगी तो वो ऑडियंस को जब आपको समझाना होगा तो कैसे समझाएंगे। क्योंकि आप लोगों को याद जमाने में कई ऐसे कोई ना कोई ऐसे टीचर भी होंगे यकीनन, विजिटिंग में या परमानेंट में, जब आपको एक्सप्लेन करते होंगे तो आपको समझ नहीं आता होगा कि यार ये चीज जा कहाँ रही है, कह रहे हैं। जी सर। आप लोग बस जी सर जी सर जी सर जैसे मुझे कह रहे हो ना, वैसे उनको भी करते होगे और आप घटा लगा के पेपर पास करते होगे। ऐसे ही है सर वो हमारे सिस्टम के सर, लेकिन अभी टीचर बनने की कोशिश अब मैं करते हैं ये सर चाहता हूँ अभी। कि जब आप लोग कल को अगर टीचिंग की तरफ आप लोगों को आना पड़े, क्योंकि एमफिल करने का मतलब ये है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं उसका वो है टीचिंग की साइड पे शायद आने का। एमफिल और पीएचडी इनका टीचिंग का होता है, अदरवाइज कहीं डिग्रियां काम नहीं आएंगी आपके। हाँ 5000 अलाउंस मिल जाएगा, उस पर काम आ सकती है। नहीं सर, इंशाल्लाह इसको हम यूटिलाइज करेंगे। एमफिल का मकसद ही सर अपने आप हाँ, तो प्रूव कल को करना है। ये ना हो कि जो स्टूडेंट्स आपके पास बैठे पढ़ने आए तो वो ये कहेंगे ओहो ये पता नहीं क्या पढ़ा के चले गए, आते हैं कुछ बोल के चले आते हैं, समझ कुछ नहीं आता। जी सर, कोशिश पूरी करते हैं सर कि इसको समझा सकें ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। और आप जो नेक्स्ट चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, अब जो नेक्स्ट चीज आप कहने लगे हैं वो मदीहा और समरीन, इनसे मैं पूछूंगा, अगर इनको समझ आ गई तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, अगर इनको समझ नहीं आई तो मतलब है सही नहीं पढ़ाया। और ये आप दोनों का टेस्ट है, आपका भी। जी सर, चले मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वर्ड एक्सेल के हवाले से कि वर्ड में और एक्सेल में क्या फ़र्क होता है। वर्ड में हमारे पास एक पेज आता है जिसके ऊपर हम जो भी टाइप करते हैं उसके अंदर हम, अगर हमने कॉलम्स या हमने उसके अंदर उसका ड्रॉ बनाना हो तो वो हमें एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना पड़ता है। जबकि हमारे पास एक्सेल के ऊपर कॉलम और रॉस जो हैं वो सारी इस पे होती हैं, हम उसमें टाइप करते जाते हैं और टैब के साथ नेक्स्ट ड्रॉ में हम चले जाते हैं टैब का बटन दबाकर। और उसके बाद जैसे ही हम अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके बाद हम इसको, हमारे ऊपर यहाँ पे एक आ रहा होता है ऑप्शन जिसमें बॉक्सेस बने होते हैं। ये जहाँ पे 12 हमारा ये फाउंट साइज होता है ना, फाउंट साइज के बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो उस पर आ जाता है थिक बॉक्स बॉर्डर और ऑल बॉर्डर्स। हम फिर उसके बाद पूरी हमारी जो हम इसके ऊपर हमने टाइप किया होता है हम उसको फिर बॉर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं, हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल करके फिर उसके बाद हम सारे को हम बॉर्डर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा और उसके यहीं तक रुक जाओ। अब आप वाली बात को मैं रिपीट करता हूँ, रिपीट करूँ? जी सर, जी सर। ठीक है, जो जाजेब ने बात की है मैं उसको अपने अल्फाज में रिपीट कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों को डिफरेंस को फील हो रहा है। और ये वजह ये है कि सिर्फ आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम सब सीखना चाह रहे हैं ना। जी सर।
जो बात की है उसमें बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि जो एक्सेल होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं और वर्ड के अंदर रोज होती हैं, लाइंस होती हैं खाली। और इसमें इन्होंने एक बात की कि जी जब टैब प्रेस करते हैं तो अगली रो में चला जाता है, वो थोड़ी सी इनकरेक्ट थी। टैब प्रेस करने से जो आपका जो कर्सर होगा ना, वो कर्सर बॉक्स की शेप में एक्सेल में मूव करता है, तो वो एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा, लेकिन वो सेल उसके राइट पे जो कॉलम है ना, नेक्स्ट टैब प्रेस करने से, टैब जो की होती है आपकी कीबोर्ड पे, उससे वो अगले उसके अंदर सेल में चला जाएगा, और एंटर प्रेस करने से नीचे वाले सेल में जाएगा। ठीक है, टैब में एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, और एंटर प्रेस करने से एक रो से दूसरी रो में आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये में कोई भी चीज टाइप करते हैं ना, तो ये जो सेल्स हैं आपको नजर आ रहे हैं एक्सेल में, जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये सेल उसमें विजिबल नहीं होंगे। प्रिंट के अंदर बिल्कुल ब्लैंक पेज आएगा आपके पास, सिवाय आपके तहरीर के कोई लाइनें, कोई सेल्स, कोई खाने जो आपको नजर आ रहे हैं एक्सेल में ही नहीं आएंगे। उसके लिए फिर क्या करना होता है, आपको जो भी टेबल बनाना है ना, आप उसका बॉर्डर आपको लगाना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी एक्सेल के अंदर चीज लिखी हुई थी, उस चीज को हम क्या करेंगे, हम उसको सिलेक्ट करके, तो वो जो ऑप्शन आपको इन्होंने बताया जहांजेब ने, कि वो आपके फोन के साथ एक छोटा सा बॉर्डर वाला खाना एक ऑप्शन होता है, वो सेम ऑप्शन है जो वर्ड में भी होता है। तो वर्ड में अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ तो यहाँ पे भी आपको पता होगा कि बॉर्डर कैसे करते हैं। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो इस पे तहरीर लिखी हुई है, पूरी की पूरी तहरीर की बॉर्डर्स बन जाएंगे, पूरा एक टेबल की तरह बन जाएगा। अब जब निकालेंगे तो प्रिंट में आपका जो टेक्स्ट है वो टेबल की फॉर्म में प्रिंट होगा। अगर आप ये नहीं करते तो जो आपका टेक्स्ट होगा सिर्फ वो प्रिंट होगा, लेकिन टेबल या उसके आपको प्रिंट में नहीं आएंगे। ठीक है जी, अब ये वाली बात जाजेब क्या लगता है? सर बहुत फर्क है सर, मैं बात में कमी थी, आपने बात की, जब तफसील बताई तो वो बात पूरी हो गई, उसमें काफी सारी और चीजें वो मैंने वजह क्या थी, मैंने जस्टिफाई किया कि यार अब आप टीचर एक साइड से उनको खुद ही बताना शुरू हो गया कि वहां पे क्लिक करो तो बॉर्डर बनते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी बॉर्डर लगाने की, क्यों ये कर रहे हैं, वजह उसकी रीजन है, वो रीजन आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, कि जब आप एक्सेल में प्रिंट निकालते हैं तो एक्सेल के अंदर जब पहले आपने जो कुछ भी लिखा होगा सेल्स में, वो बॉर्डर की प्रिंट होगा। तो आपकी, और वर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, वर्ड के अंदर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रिंट में भी वही आ रहा है। ठीक है, एक्सेल के अंदर क्या होगा, वो प्लेन पेज के अंदर प्लेन टेक्स्ट प्रिंट करेगा, लिहाजा आपको क्या करना है, वो जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं वो सिर्फ विजिबिलिटी के लिए, उनको आप क्या करेंगे, बकायदा सिलेक्ट करके उनका बॉर्डर आप देंगे, तब जाके प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये जो जस्टिफिकेशन देनी होती है ना, ये रीजंस कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत क्या है, ये जैसे ऑडियंस को बता देंगे, आपकी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी बात को समझने की। अगर बगैर रीजन को उनको बताएंगे, मतलब मुझे अभी भी याद है, मुताले पाकिस्तान के 14 नुकात याद कर लो, 14 हमें अभी भी याद है, हमारे टीचर ने हमें रटा लगवा दिया, और वो जो 14 नुकात है वो हमने रटा तो लगा लिया, लेकिन हमें उसकी जस्टिफिकेशन, सर इंटरनेट का कोई मसला आ रहा है, आपकी आवाज एकदम कम बंद हो जाती है सर, आवाज नहीं आ रही। ओ, ये सिर्फ जाजेब को नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज, सर आ रही है आपकी आवाज। जाजेब फिर आपका नेट स्लो है। ठीक है, ये आप लोगों को अगर समझ आ गई तो मैं अब आपके साथ अब स्क्रीन बगैर स्क्रीन शेयर किए आगे अगली वाली बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो सर स्क्रीन में आपको यही कहने वाला था कि स्क्रीन शेयर कर दें तो वो जरा आसानी होती। हेलो जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर नजर आ रही है? जी सर नजर आ रही है। जी सर। जी सर। ओके, अब ये देखें, ये जो हमने आपसे बातें की थी, ये सारी बातें, ये देखें, ये कर्सर जो है ना बॉक्स की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और ये मैं एरो की से मूव कर रहा हूँ, मेरे कीबोर्ड पे टॉप की मैंने प्रेस की, जो टॉप एरो, ये बॉटम एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो। ठीक है, ये मूव कर रहा है, वहां जहाँ ये कर्सर मूव कर रहा है, अब ये कर्सर देखें, वर्ड के अंदर एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है छोटी सी, यहाँ पे कर्सर किस फॉर्म में, बॉक्स की फॉर्म में है। ठीक है, और ये हर सेल को सिलेक्ट करेगा। अब जब मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया तो ऊपर देखें कि यहाँ पे जी भी सिलेक्ट हो गया है, जो उस कॉलम का नाम था, जो उसका टाइटल था जी, वो सिलेक्ट हो गया, और इधर से जो उसकी रो है वो 5 वो सिलेक्ट हो गई। अब इसी तरह से मैं इधर जाऊंगा तो ये देखें ई सिलेक्ट हो गया और रो नंबर 4 सिलेक्ट हो गई। तो ये सारी की सारी क्या है आपके पास, ये रो हैं, ये जिनको मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, क्लिक करता हूँ वो सिलेक्ट हो जाती है, ये रोज हैं। ठीक है, इन रोज और कॉलम्स के हमें नंबरिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, वजह यह है कि एक्सेल सारे का सारा काम करता है कैलकुलेशंस पर। अब जब कैलकुलेशन आपने करनी होती है ना, तो अब उसमें दो तरीके होते हैं कैलकुलेशन के, एक होती है कि आप उसमें मैनुअली सारी एंट्री करें, दूसरा ये होता है कि एक्सेल जैसे जो एडवांस प्रोग्राम है आपके पास, अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो उसमें आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप काफी सारी चीजें ऑटोमेटेड तरीके से कर पाएंगे। अब वो
ऑटोमेटेड तरीके से कैसे कर पाएंगे आप लोग? उसके लिए क्या होगा कि आपको एक्सेल के अंदर एड्रेसेस यूज करने पड़ेंगे, सेल की लोकेशन को आपको रेफर करना पड़ेगा। अब सेल की लोकेशन कैसे रेफर करते हैं? इस टाइम ये देखें, ये सेल कहाँ पे मौजूद है, ये F, और इससे क्या सिलेक्शन है 4। तो ये जो सेल है ना, अगर मैं पूछूं कि इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस होगा F4। इसका यहाँ पे एड्रेस चेक करें तो ये क्या है, D11 है। इसका एड्रेस करें तो ये क्या होगा, D9 I9। शाबाश। अब ये इसी तरह से आपके पास क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स के आप लोग एड्रेसेस जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सेल में ये वैल्यू लिखी और मैं कहता हूँ कि ये F5 में क्या लिखा हुआ है, 2 3 लो F5 में क्या लिखा हुआ है, 80। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस 80 की मैं कैलकुलेशन में ऐड करना चाह रहा हूँ, मुझे कोई हिसाब किताब करना है। उस हिसाब किताब के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो 80 में जो लिखा हुआ है ना, ये इस्तेमाल करूँ। अब उसका तरीकेकार क्या होगा कि अगर एक्सेल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है तो मुझे उसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक्सेल में ना बहुत ज्यादा फार्मूले लगते हैं। ठीक है जी? फार्मूला कैसे काम करेगा, उसके लिए एक यूनिवर्सल कानून है, वो आपने याद रखना है। एक्सेल में बाकायदा आपको फार्मूले टाइप करने पड़ते हैं। तो फार्मूला टाइप करने का जो यूनिवर्सल कानून है वो ये है कि आपको फार्मूले से पहले इक्वल साइन लाजमी लगाना है। ये मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। ये बात आप नोट कर लें हमेशा हमेशा के लिए, एक्सेल में जब भी आप फार्मूला लगाएंगे आपको इक्वल का साइन लगाना है। ठीक हो गया? अब इक्वल के बाद कह रहा हूं कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिंपल यहाँ पे जो F5 के अंदर जो वैल्यू है ना वो यहाँ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल F5 लिख दूंगा। मैंने इक्वल टू F5 कर दिया है। अब बेसिकली मैं एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि मेरे ये जो सेल की वैल्यू है ना, ये वही वैल्यू है जो F5 में लिखी हुई है। तो मैंने क्या कहा है कि मैंने इक्वल के बाद उस सेल की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, F5 के। F5 के। जैसे ही लिखा तो आप देखें कि F5 के एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई थी एक्सेल ने ऑटोमेटिकली जाके उसको पिक कर लिया, हाईलाइट कर दिया। अब अगर एंटर की प्रेस करूं तो देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब हो गया, मैंने एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये जो हमारे पास F11 है ना, इसके सेल में जो भी वैल्यू है वो हमेशा वही वैल्यू आनी चाहिए जो कि F5 में लिखी हुई है, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू। तो मैं कहता हूँ देखते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो किए कि नहीं की। तो मैं 80 की बजाय यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, 100 लिख दिया है। तो देखें क्या वहां पे F11 पे 100 हो गया। यस। अब मैं यहाँ पे 990 करके देखता हूँ, 990 देखते हैं, इसको हो सकता है ना उठाए, ये भी उठा लिया उसने, हो गए। तो मैं यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू लिख देता हूँ, पता लगता है हो सकता है ना उठाए, हो गए। ठीक है? अब वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सेल को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भाई जो कुछ है ना, ये जो यहाँ पे F11 की जो वैल्यू है ना, ये इसको इक्वल कर दो। अब देखने में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें ये नंबर लग रहा है ना, काफी बड़ा सारा नंबर लिखा हुआ है ये वाला F11 में, लेकिन एक्चुअल में ये नंबर नहीं है। एक्सेल को इसको नहीं पता क्या लिखा हुआ है। एक्सेल सिंपल इतना कर रहा है कि जो कुछ F5 में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ शो करवा रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है या यहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा आपको? वो ऊपर देखेंगे इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, सेल पे क्लिक करेंगे ना F11 पे जैसे ही, तो वो ऊपर एक हमारे पास बार आ रही है, उसके साथ फार्मूला है, फार्मूला के साथ हाँ शाबाश, नाम लिखा हुआ है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास ये बार होती है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है? फार्मूला बार में वो आपको एक्चुअल में शो करेगा कि यहाँ पर एक वैल्यू लिखी है या फार्मूला लिखा है। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए उसने इक्वल टू F5 दिखा दिया उसने, उसमें कुछ किया। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ, ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने, ये वैल्यू लिख दी 34 और इधर मैंने वैल्यू लिख दी जी 45 और यहाँ पे आके मैंने फिर ये किया कि मैंने कहा इक्वल टू F5 और इसके अंदर मैंने क्या किया, प्लस का साइन बना दिया, जमा कर दो उसको। जमा किसमें करो, G5 लिख देता है 45। ठीक है? F5 इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल से कहा कि इसके अंदर G5 की जो वैल्यू है ना वो जमा कर दो। आप एंटर करें, क्या करता है देखें एक्सेल। ठीक 79। आसान काम है ना। अब मैं 45 को मैं चेंज करके यहाँ पे इतनी बड़ी वैल्यू लिखने लगा हूँ 767। आप देखें उसने क्या किया, 801
तो अब आपने इसी एक की बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे जो जो वैल्यू आप लिखते जाएंगे वो उसी की कैलकुलेशन कर करके आपको उसके रिजल्ट्स दिखाता जाएगा। किस चीज की? वो जो फॉर्मूला आपने लिख के लगाया हुआ है, ये वाला फार्मूला बार। और फॉर्मूले में इंस्ट्रक्शन हमने दी है कि F5 और G5 को जमा कर दो। अब इसी को मैं एक और करता हूँ आसान, एक और आसान तरीन चीज 4 और इसको मैं कर देता हूँ 5। अब आप उसने 4 + 5 9 कर दिया। मैं यहाँ गया और मैंने कहा कि इसको मैंने चेंज करना है फॉर्मूले को। मैं एड्रेस बार पे फॉर्मूला बार पे जाके क्लिक किया मैंने और प्लस को डिलीट करके ना मैंने यहाँ पे मैं लिख दिया है स्टैटिक। अब जो स्टैटिक होता है ना एक्सेल के अंदर, वो पता है किसको शो करता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज़रब के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, जो स्टैटिक है मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा। प्लस का साइन ऑफ कोर्स प्लस के लिए इस्तेमाल होगा। प्लस जो फॉरवर्ड स्लैश होता है वो तकसीम के लिए इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब हमने फिलहाल 5 स्टैटिक G5 लिख दिया, तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली F5 की जो भी वैल्यू है उसको G5 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। एंटर करके देखते हैं क्या होता है। 4 5 20। आसान है मुश्किल है? आसान है, बहुत आसान है ना। यहाँ पे लिखा 12 और आगे 5 है, तो 12 5 are 60। ठीक है जी। हाँ जी, जवाब जाजेब? जी सर। ऑल गुड? ऑल गुड सर। वो आ गए, क्या नाम है, तैयब? तैयब आगे चले गए। और एमन नदीम? वो भी नहीं। वो तो एमन नदीम सर हमारे पास, मैं भी देख रहा हूँ उसका नाम। रना वकास, आपको समझ आ रही है? बस चलो, अब इसी फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक की बजाय मैं यहाँ पे इसको खत्म करके फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ। ये ले, डिवाइड और एंटर। आसान काम। जी सर। अब मैंने क्या किया, मैं एक और आसान इसको सीखने लगा हूँ, आपको दिखाने लगा हूँ कि यहाँ पे मैं कोई वैल्यू लिखी मैंने सर, यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, फिर ये एक वैल्यू लिखी, फिर ये एक वैल्यू लिखी, फिर ये एक वैल्यू लिखी। सॉरी, एक्सेल को मैं अब कमांड देना चाहता हूँ कि इन सारे सेल्स को ना जमा कर दे। ये जो ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसका टोटल बना दे। मैं एक हेडिंग दी मैंने, सॉरी, अब इस जगह पे मैं इसका टोटल करना चाह रहा हूँ। अब उसका बड़ा आसान तरीका कौन सा वाला? वही जो मैंने आपको बताया था कि इक्वल साइन आपने करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, F5, यही है ना? जी सर। रेशो इज इक्वल टू 5। उसके अंदर आप क्या करेंगे, प्लस F6। इस तरह से आप ये सारी फॉर्मूले, आप समझ आ गई मैं क्या कर रहा हूँ? जी सर। अच्छा, अब आप एक तरीका तो ये होगा कि आप इन सारों को जमा करके यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। उसका दूसरा तरीका, इसका इससे आसान तरीका वो ये है कि आप इसको लिखेंगे इक्वल टू SUM और ब्रैकेट। अब हमने क्या किया, हमने एक और फॉर्मूला लगाया और ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या करता है कि हमने उसको कमांड दे दी कि भाई हमें ना इस सम चाहिए, समेशन चाहिए, जमा चाहिए, जो ऊपर फिगर लिखे हुए हैं सारे की नंबर्स। तो मैंने इक्वल साइन के बाद मैंने सम का ऑपरेटर लगाया, और जैसे ही ऑपरेटर लगाया, ऐसा कोई भी ऑपरेटर अगर एक्सेल में आप लगाते हैं तो उसके साथ ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। तो मैंने जैसे ही सम के साथ ब्रैकेट शुरू की है, तो जब ये ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे तो जो भी फार्मूला मुकम्मल होगा तो आपने याद रखना है ब्रैकेट आपने बंद भी करनी है, क्लोज भी करनी है। अगर आपने नहीं की तो आपका फार्मूला गलत हो जाएगा। तो मैंने अब क्या किया, इज इक्वल टू सम, और यहाँ क्लिक करके इन सारों को मैंने क्लिक के साथ ड्रैग किया। तो उसने क्या किया, वो सारे के सारे
सिलेक्ट कर ली, 12, 34, 35 ये सारे उसने सिलेक्ट किए और उसके बाद क्या किया मैंने, मैंने सॉरी इसकी ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। ओ सॉरी, दोबारा करना पड़ेगा। वैसे इनको सारों को सिलेक्ट करके हम सम ये देखें, को भी ये मैंने की से ऑटो सिलेक्ट सम करके और एंटर कर दिया, तो इसने क्या किया, उसने उन सारे को टोटल दिखा दिया हमें। अब नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे टोटल वाला, अब मैं ऊपर जो भी वैल्यू लिखता जाऊंगा ना, ये ऑटोमेटिकली उसकी टोटल करता रहेगा। ये आपको क्या फायदा होगा कि आपने एक ही बार को फॉर्मूला अपना बना लिया और आप काम कर रहे हैं ना, तो उस वैल्यू भी आप एंटर करते जाएंगे, उसकी सारी कैलकुलेशन खुद ब खुद होती जाएगी। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे उसकी एवरेज लेना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करके सम की बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे एवरेज लिख दिया। एवरेज को उसने सजेशन में अपने उसने ऑप्शन दे दिया आपको एवरेज, और ये करके ओके कर दें इसको। तो ये जो ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई तो सारे की उसने क्या किया, आपको एवरेज दे दिया। ये देखें सर, ये एक बार फिर बताएंगे सर, ये एवरेज कैसे सिलेक्ट किया है सर? ये मैंने वही जो फॉर्मूला लिखा था ना, उसमें मैंने जो आप देखें सिंपल, ये देखें इक्वल साइन और मैंने लिखा एवरेज, जिस तरह पहले सम लिखा था उसके बजाय एवरेज का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट शुरू की और जो मेरी वैल्यूज थी जिसकी एवरेज लेना चाह रहा हूं उनको क्लिक एंड ड्रैग किया, सिलेक्ट किया सारा और ब्रैकेट बंद कर दिया, एंड दैट्स इट। एंड दैट्स इट, ठीक हो गया। ये सर जेट काफी आ गए देखने गए थे इसी तरह से फिर वो देख लें, अगर आपने सम करना है तो सम लगाएं, क्लोज कर दें, आपने एवरेज करना है तो एवरेज लगाएं, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज कर दें। कौन बोल रहा है? अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, एक काउंट का भी है इसमें एक ऑप्शन, ऑपरेटर काउंट क्या करता है, काउंट आप लिख के जब आप सिलेक्ट करेंगे ना तो एंटर करें, तो देखें उसने क्या किया आपको यहाँ पे, बाजू का बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, आप उस वैल्यूज को कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे बल्कि सिर्फ गिनना चाह रहे हैं कि ये हैं कितनी टोटल। तो लेट्स से ये देखो, ये मैं मुख्तलिफ चीजें लिखता जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अब आप मुझे बताइए ऊपर कितनी वैल्यूज लिखी गई हैं, काउंटिंग जमा करके बताएंगे। मैं डेरा बखा की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। एनीवन, ये कितनी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये टोटल कितनी? तो सिलेक्ट कर लिया सर, ये 25 है। ये तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना जी सर। लेकिन ये तो इन चीज अगर आपका ध्यान नहीं जाता इधर या इस तरह, तो अदरवाइज बहुत सारी चीजों के ये खुद ही आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है। ये देखें, सम उसने बता दिया, इसका काउंट उसने बता दिया, एवरेज भी उसका बता दिया। ये भी तो सिर्फ अच्छा जी, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, इसी का मैं यहाँ फॉर्मूला लगा इज इक्वल टू सम लगाया और फिर सिलेक्ट किया, सारे को ऐसे सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट बंद। अब एक और काम करना है, ये बार बार सिलेक्ट करने वाला काम भी नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, सम लिख के जो पहली वैल्यू है वो क्या है, F5 है, F5 लिख दो और आखिरी वैल्यू क्या है, उससे पहले आपने एक कॉलन डालना है और जो आखिरी वैल्यू वो लिख दो। आखिरी वैल्यू क्या है, F29, ये ले, आसान। फर्स्ट वैल्यू कॉलन, लास्ट वैल्यू, वो खुद ही सारे का सारा दरमियान में जितनी वैल्यूज होंगी उनको सिलेक्ट कर लेगा। आगे ब्रैकेट स्टार्ट की थी, ब्रैकेट बंद की, एंटर किया, ये उसका सम आ गया। इसी तरह से सेम ऐसे एवरेज F5 कॉलन F29, डन, ये उसकी एवरेज आ गई। सेम ऐसे इक्वल साइन काउंट F5 कॉलन F29 ब्रैकेट बंद, ये टोटल आपके पास 25 वैल्यूज आ गई। समझ आ गई? सर ये एवरेज में हम परसेंटेज चेक करते हैं सर इसकी? मैं खुद बैठा हूँ शाम को नहीं, एवरेज में एक सेकंड मैं आपको एक चीज और दिखा दूं। ये देखा, ये आपने क्या किया बोला, ये मैंने क्या किया, सर आपने मिन सिलेक्ट
किया सर इसमें। हाँ, मैंने ये कहा है कि सारी वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, मुझे बताओ कौन सी है। उसके लिए जो मैंने मिनिमम फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो मिनिमम का किया। अब इसी को मैं चेंज यहाँ पे मैक्सिमम का कर देता हूँ, मैक्सिमम हो जाएगा सर वो। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है ये आपको वो दिखा देगा। सही है, ठीक हो गया सर। इन केस अगर आपको बाजू का जो है ना, आप चाहते हैं कि यार ये हाईएस्ट स्केल वाले बंदे को जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन दिखाए, जी जी सर, पोजीशंस इसमें वो डिस्क्राइब कर रहा है सर। उसमें भी क्या कर रहा है कि आपने उससे सिलेक्ट कर लिया कि जो सबसे बड़ी वैल्यू हो मुझे बताओ कौन सी है। उसने बता दिया कि सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली 999 है इसके अंदर। अगर मैं इसको लेट से 10-15 कर देता हूँ तो वो देखें आपको बड़ी वाली वैल्यू उसने चेंज करके आपको और दे देगा। 999 एक और भी है, देखें अब उसकी सबसे बड़ी वैल्यू 89 है पूरे 25 नंबर के ये जो आपके पास कॉलम है। कितना आसान है ना एक्सेल। सर ये बहुत आसान है, सही बात है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं सर फौरन। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एवरेज पढ़ ली, हमने मिनिमम पढ़ लिया, हमने मैक्सिमम पढ़ लिया, हमने काउंट पढ़ लिया, हमने सम पढ़ लिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी देख ली और डिवीजन भी देख ली। डिवीजन का पता है ना कि कैसे करनी होती है तकसीम। फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश आपने दरमियान में जहाँ पे ये डाला हुआ है ना कॉलन ही है उसमें आप फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे, ठीक है जी। ठीक है। फिर क्या होती है कि आपके पास जो नंबर की रेंज होती है ना आपके पास, जहाँ से आपने सवाल पूछा था, सर ये मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ सर, ये मैंने भी इसमें ट्राई किया है सर। इसमें वहां पे हम इक्वल लिख के जब मैक्सिमम पे एंटर करते हैं तो सर वो नेम का वो दे देता है ऑप्शन। सर इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे सर? सबसे पहले आपने ब्रैकेट लगाई है, उसके बाद छोटी ब्रैकेट। अच्छा, छोटी ब्रैकेट में मैक्सिमम के बाद ब्रैकेट लगाएंगे सर? हमेशा लगेगी। आप मैक्स लिखें, एवरेज लिखें, सम लिखें, हमेशा छोटी ब्रैकेट लगेगी। और वो इक्वल के बाद सर हम ये जो हम इसका निशान देते हैं हम इक्वल के बाद आप फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सम करना है, एवरेज करना है, टोटल करना है। जी सर, हमने कर लिया सिलेक्ट, फिर वो नेम मांग रहा है सर उसके आगे। ब्रैकेट स्टार्ट करें आगे। नहीं सर वो आगे ही, अच्छा मैक्सिमम पे मैंने सिलेक्ट किया, वो एम लिखा हुआ आ गया सर सिर्फ उसके ऊपर। नहीं इक्वल मैक्सिमम लिख में कर आप ये देखिए इक्वल साइन आगे लिखे MAX, आगे लिखे ब्रैकेट स्टार्ट। MAX, अच्छा पूरा लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट। नहीं पूरा नहीं लिखना, जी सर, पूरा नहीं हो गया सर, वो लिखना। सही हो गया। हाँ अब नंबर मांग रहा है, नंबर से कहाँ से कौन वो से नंबर से सजेशन कौन आपको सा दे रहा है, वो सिर्फ सजेशन दे रहा है, उस सजेशन को इग्नोर करें और जो मैंने आपको तरीका मुताबिक आप इसको करें। ओके सर, मैं ये चेक जब भी आपको फॉर्मूला लगाते हैं ना तो एक्सेल साथ में बताते भी कि फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होना नहीं आ रहा मुझे सही तरीके से करना है। ये नेक्स्ट लिखा सर, इसके बाद हमने इसको है। ये देखें मैं बताता हूँ, ये देखें ना, ये आपके सामने है, ये फॉर्मूला चेक करें क्या आप इसी तरीके से लिख रहे हैं जैसे ये मैंने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। सर हो गया, आ गई समझ सर। ठीक है, गलती हो रही थी ना कहीं। जी जी, वो सर वो आपने जब बताया ना तो वो समझ आ गया। उसने वो मैं ये चेक करा था कि मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, उसने निकाल दी सर वो उसमें मैक्सिमम अमाउंट। वो फार्मूला लगाना भी आ गया सर उसमें कि हम पहले सबसे पहले इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर उसके बाद हमने जो भी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे हम एवरेज चेक करना चाह रहे हैं तो हम वो एवरेज लिखेंगे सर इसके ऊपर। एवरेज लिखने के बाद उसके आगे हमने फिर उसको ब्रैकेट देना है सर। देखिए तरीकेकार वही रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होता रहेगा हर दफा आपका। जी सर, कहता है कि आपको क्या फॉर्मूला चाहिए ना। जी जी सर, वो समझ आ गई है सर। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी सर।
हाँ जी, यहाँ तक अगर सारे लोगों को समझ आ गई तो हम यहीं तक इसको रोकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर 2-3 दिनों के बाद दोबारा एक और क्लास करने लगे। राइट सर। सर मुझे सिर्फ एक चीज और पूछनी है सर, इसमें जी जी, परसेंटेज जो निकालनी होती है सर, हम परसेंटेज इसमें कैसे निकालेंगे सर, अगर किसी चीज के निकालनी हो? बड़ा आसान है। चलो अच्छा, जी सर। आपने बल्कि ये मुझे बतानी भी थी आप लोगों को ना। ये देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ हमारे पास ये एक वैल्यू ये है और जी एक सर। वैल्यू, लेट से आपके नंबर है, मैट्रिक के नंबर हम कह देते हैं जी, आपने लिए 800 नंबर, ठीक राइट है, सर। और टोटल जो मैट्रिक के नंबर है वो 1000 है जी सर। के तौर पे, ठीक है। अब आपने इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो इक्वल साइन ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है। ये आपके पास एक वैल्यू आई है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। ये इसके बाद आपने यहाँ पे ये परसेंटेज पे क्लिक कर दें। राइट सर, 80% आ गया, वो खुद ही निकाल देगा उसको। ठीक अब हो लेट गया। से हमारे पास ये 900 नंबर थे टोटल, तो उसने बताया कि 89% 89% कर दिया, मतलब वो हमने फार्मूला लगा दिया, अब ऑटोमेटिकली जो हम वैल्यूज ऐड करते हैं साथ हाँ, साथ निकाल आएगा उसकी। क्योंकि परसेंटेज हमेशा जब भी निकलेगी ना, तो वो जो आप ऑब्टेन या डिराइव्ड वैल्यू होगी वो उसको तकसीम करेंगे उसकी टोटल वैल्यू से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये फार्मूला होता है। लेट से ये हमारे पास वो है, इसको तकसीम किया इसके साथ और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो भी आपके पास ये लेकिन वो उसने चूंकि पहले से इसको परसेंटेज में चेंज किया हुआ था, उसने परसेंटेज की आगे परसेंटेज निकाल दी। वो मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। ये देखें अब आपके पास 8.8% आ रही है। फिर अब इसके अंदर क्या है, एक और चीज भी, हाँ, हम डायरेक्ट परसेंटेज पे क्लिक कर लेते हैं सर, वो तो सबसे ज्यादा इजी है, बजाय हम पूरा फार्मूला लगाएं। मतलब वो मल्टीप्लाइड बाय 100 की बजाय आप ये फॉर्मूला क्लिक कर देंगे इसके ऊपर, तो उसमें क्या होगा, राइट सर, उसको कैलकुलेशन भी उसको परसेंटेज के हिसाब से करेगा। एक्सेल समझ जाएगा कि ये परसेंटेज है। आप एक और चीज आप इसमें नोट करें कि इशारिया के बाद कितने सारे डेसिमल्स की ये आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, 5 पॉइंट आ रहे हैं सर। इनको आपने खत्म करना है। तो ये जो बटन है ना, दो, एक बढ़ाता है, कम करता है, तो ये काम करने वाले को मैं कह रहा हूँ। सही हो गया, ये अब आपके पास 88.89% है अब आपके पास। ओके हो गया सर। ठीक है, कोई और सवाल किसी के जहन में है तो वो पूछें। अच्छा, एक चीज और भी मुझे याद आया, ये देखिए जी, मैंने कोई वैल्यू लिखी है और ये मैंने वैल्यू बना दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे सारों का जमा चाहिए, तो एक तरीका तो मैंने बताया आपको, मैनुअल एक एक एंट्री करें। दूसरा तरीका बताया कि इक्वल लिख के सम लिख के करें, लेकिन मैं कहता हूँ उससे भी आसान हो तो ये ऑटो सम पे क्लिक करें। ऑटो सम ये वाला हम सर अक्सर यूज करते हैं सर इसके लिए। दैट्स इट। और ठीक है, ये आसान तरीन तरीका। इसके नीचे सर जो फिल लगा हुआ है, हम इसमें फिल्टर्स लगाते हैं और फिल्टर्स लगाकर हम इसको चेक करना चाहते हैं। हम अलग अलग चीजें जो होती हैं ना, मिसाल के तौर पे हमने अगर उसमें हम डेट वाइज चेक करना चाहें या हम उसका वो बाय नेम चेक करना चाहें, हम उसको फिल्टर्स लगाकर हम नेम बाय डेट जिस उस पे कॉलम पे हम फिल्टर लगाएंगे तो हमें उसकी वैल्यू वो जो हमें चाहिए है जिस डेट की, वो सिर्फ स्पेसिफिकली वही निकाल देगा सर। आपने एक तो नेक्स्ट क्लास में ये फिल पढ़ाना है। ठीक हो गया सर, पढ़ा दूंगा सर इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आपने भी फिल्टर की बात जवाद ने की, तो मैंने जवाद से पूछा कि आपके ऑडियंस को समझ कुछ नहीं आया। अब फिल्टर की बात आपने की, अब आप ऑडियंस को समझाएंगे तब क्लास बंद होगी, वरना नहीं होगी। शाबाश। अभी समझाऊं सर? हाँ, चले मैं सर कोशिश देखिए ना, करता हूं। असल में आपकी जो ऑडियंस है वो बहुत क्यूरियस है, ये फिल्टर क्या चीज है, हर बंदा बोली जा रहा है। सर वो आपकी बात ठीक है, असल में सर डिस्प्ले पे आप दिखा रहे होते हैं ना साथ साथ, फिर समझाना इजी हो जाता है। मेरे पास असल में वो मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ, अगर लैपटॉप पे होती ना मैं साथ साथ बता देता कि हम इसको जब ये वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने ए में लिखा नाम, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद हमने नेम लिख दिया, फिर हमने उस पर डेट लिख दी, फिर हमने उसमें मिसाल के तौर पे राइटर का नेम लिखा, फिर उसमें ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। ये हमारा एक कॉलम और पूरा वो बन जाएगा, इसमें हमारा मतलब एक बॉक्स बन जाता है, डायग्राम बना लेते हैं हम। जब हम ये सारी चीजें उसके नीचे ऐड करते जाते हैं, हमने सारी चीजें इस पे ऐड कर ली, हमारा पूरा एक ना डायग्राम बन गया। हम अब चाह रहे हैं कि उसमें से हमने डेट या हमने नाम के लिहाज से हमें कौन कौन से मतलब जो चीजें हम पैसे पूरी शीट में से हम सिर्फ चंद चीजें देखना चाह रहे हैं, तो हम उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। फिर उस फिल्टर के ऊपर हमारे फिल्टर हर कॉलम के ऊपर आ जाते हैं। जब जिस कॉलम पे हमें देखना होता है कि हमने ईयर वाइज देखना है या हमने मंथ वाइज देखना है या हमने उसको अमाउंट वाइज देखना है, तो हम उस फिल्टर को क्लिक करेंगे, हम उसमें चेक करेंगे कि कौन सी अमाउंट हमें चाहिए है। मिसाल के तौर पे सर ये फिल्टर मैं लगाता हूँ हॉस्टल में।
हॉस्टल के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि हम उसमें सेमेस्टर वाइज चेक करते हैं कि कौन से सेमेस्टर के कितने स्टूडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे हमने पूरी शीट बनाई, उसमें हमने 600 स्टूडेंट्स के नाम ऐड कर दिए और उसमें हर स्टूडेंट का सेमेस्टर अलग अलग है और उसके चालान जो है वो भी अलग है, उसकी अमाउंट भी अलग है। हम फिर हर कॉलम के ऊपर फिल्टर लगा के हम चेक करते हैं कि किस स्टूडेंट में सेमेस्टर का, कौन से सेमेस्टर का स्टूडेंट है। हम फिर उसको सिलेक्ट ऑल जो होता है उसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को फिल्टर लगाकर हम उसकी लिस्ट को अलग कर लेते हैं सर उसमें। गुड। आपको पता है जहां से आपने इस दफा पहले से बहुत ज्यादा बेहतर समझाया है। जी सर, बहुत ही ये आपकी ज्यादा मेहरबानी है सर, नहीं, आपकी मेहरबानी है। आप एफर्ट करते हैं, आपकी अच्छी खूबी है। आपकी बात के अंदर सिर्फ एक बात का इजाफा करता हूं मैं, जिन लोगों को फिल्टर के बारे में नहीं पता, फिल्टर बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अलग कर लेते हैं, हम फिल्टर कर देते हैं बाकी सारी चीजों को, और जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप अलग से फिल्टर करते हैं। इसलिए फिल्टर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। जरूरत क्यों पेश आती है? लेट से मेरे पास 500 स्टूडेंट्स का डेटा है या 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा है, उसमें मेरे पास सेमेस्टर जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा है। उन बीएस के अंदर मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उसमें मॉर्निंग का अलग डाटा है, इवनिंग का अलग डाटा है। अब मॉर्निंग के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर मुझे चाहिए रोल नंबर 10। 4 लोगों में से बीएस के थर्ड, लेट से मिसाल के तौर पे उसके रोल नंबर, बीएस के प्रोग्राम के सेमेस्टर थर्ड के मॉर्निंग के सेशन के रोल नंबर लेट से 15। मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो क्लासेस होंगी उसके बटन पे क्लिक करूंगा, फिल्टर का बटन बन जाएगा आपके ऊपर ना, हेडिंग जितनी भी आपकी सारी ये फिल्टर बन जाती हैं, बटन बन जाते हैं। आपकी जो की हेडिंग थी उसमें मैंने क्लिक किया और वहां से बीएस पे क्लिक करूंगा तो बाकी सारी हाइड कर देगा, सिर्फ बीएस दिखाएगा। फिर सेमेस्टर की उसमें गया, लिस्ट में सेमेस्टर सारे आ रहे थे 1 से लेके 8 तक, तो मैंने वहां से थर्ड सिलेक्ट किया, तो अब सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को दिखा रहा है। उसमें फिर आगे सेशन मॉर्निंग इवनिंग, तो मैंने उसमें सेशन में जाके मॉर्निंग को सिलेक्ट किया। फिर आगे आपके पास रोल नंबर आ गए, तो रोल नंबर 1 से लेकर तो 60 तक थे, तो उसमें जाके 5 को सिलेक्ट किया। अब आपके पास स्पेसिफिकली उस इंफॉर्मेशन, उस रोल नंबर 5 की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है और बाकी सारे का सारा डाटा फिल्टर हो गया। जी सर, यही काम करते हैं। हाँ क्या हुआ? मैं भी यही कोशिश कर रहा था, लेकिन सर आप हमारे टीचर हैं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। आपने जेन्युइनली बहुत अच्छा बताया। जी जी सर, मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसके अंदर ऐड किया है, जो बात आपने नहीं शेयर की थी वो मैंने बता दी ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए। तो ये फिल्टर हम आगे जाके पढ़ेंगे और आप लोग इसको मजीद आप लोगों को समझ आएगी। अगर अभी आपको 50% समझ आ गई है तो आई थिंक हमारा पर्पस सर्व हुआ है इसके अंदर ना। राइट सर। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह हम विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम एक और क्लास अरेंज कर रहे हैं। आपके एग्जाम भी हो जाए तब ये क्लास पढ़ते रहेंगे जब तक आपका ये जो कंटेंट मैंने सोचा है ना, प्लान किया हुआ है, वो पूरा नहीं कर लेते हम। राइट सर, हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ओके सर। चलें, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर एक सेकंड, सर वो एग्जाम्स का सर कब तक का है, कब तक होंगे एग्जाम्स का? बीएस और एमए के मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर आप लोगों की बारी आएगी। और सर यूनिवर्सिटी कब ओपन हो रही है? फिलहाल तो आईडी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सितंबर में शायद इसको ओपन हो जाना चाहिए। सर वो जो पहले नोटिफिकेशन एक आया 17 अगस्त का, वो वाइड है? आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा वो। सर उसमें वो जो फेजेस में उसमें लिखा हुआ था कि फेजेस में खुलेगी यूनिवर्सिटी, कि मतलब पहले जो दूर के स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, फिर प्रैक्टिकल वर्क वाले स्टूडेंट्स आएंगे, फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स आएंगे। इस तरह से कुछ फेजेस थे उसमें। आई थिंक ये इसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए अपना डिसीजन नहीं ना करती, इसमें एचईसी भी है, इसमें पंजाब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो आई थिंक मेरे पास कोई ना कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन अभी नहीं, लेकिन बाद में आएगी। सर मैं स्कूल्स तो 1 सितंबर से खुल रहे हैं। वो भी कंफर्म मेरा नहीं ख्याल। ये जो टीचर्स हैं हमारे पास ये बता सकेंगे बेहतर, इनको शायद आइडिया हो। सर 15 का है, पता नहीं, वैसे हमारी तो क्लास लगाई हुई है, कहते हैं मंडे ट्यूसडे को जाएं और एडमिशन करें बच्चों की। बाद रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें आप।